वेलकम टू गिरधर फार्मा। सो फार्माकोलॉजी जिसका कोड है BP4040, ठीक है ना। इसमें हमारी जो है बेसिकली थर्ड यूनिट चल रही थी। उससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट पढ़ा दी है, ठीक है ना। ज़्यादा लेक्चर में पढ़ाई भी नहीं है, बेसिकली जो आपकी KTUP फार्मेसी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको मैंने 2 यूनिट में खत्म किया है और इसको भी मैंने 2 ही यूनिट में खत्म किया है। और बेसिकली मैं चाहता भी यही हूँ कि 2-2 यूनिट में खत्म कर दूं, क्योंकि इर्रिलेवेंट में कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहता कि बेफालतू का ज्ञान पे ले जाओ 30-30 मिनट की एक वीडियो और उसमें एक टॉपिक समझाओ, इस टाइप का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। मैंने पिछली वीडियो में न्यूरो मस्कुलर यहाँ तक सिम्पैथोलाइटिक तक खत्म कर देता। इस वीडियो लेक्चर में मैं न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट या फिर जिसको हम स्कल मसल रिलैक्सेंट बोल देते हैं बेसिकली, और लोकल एनेस्थीसिया और माइस्थेनिया ग्रेविस और ग्लूकोमा में यूज होने वाले ड्रग्स। सो बेसिकली यही 3 चीज टॉपिक कवर करूंगा मैं, ठीक है ना। उससे पहले वाली जितने भी वीडियोस हैं आपको आप गिरधर फार्मा पर जाकर विजिट कर सकते हैं, और जितने भी नोट्स हैं जितने भी नोट्स की PDF हैं वो सभी आपको अवेलेबल हो जाएंगी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक हमेशा डाल देता हूँ, ठीक है ना। आप जाके विजिट कर सकते हो, फ्री PDF फ्री हैंड रिटन नोट्स जिन्हें आप बोल सकते हो आप ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं हम अपने नोट्स की तरफ। तो बेसिकली खोल लिया मैंने अपने नोट्स सेक्शन, ठीक है ना। देखो ये रहा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। देखो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट को ही हम बेसिकली स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मसल को रिलैक्स करने वाले जितने भी ड्रग्स आएंगे वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के अंदर आएंगे, क्योंकि न्यूरो मतलब न्यूरॉन है, मस्कुलर मतलब मसल्स है, ब्लॉकिंग मतलब ब्लॉक करना, किसी भी चीज को इनहिबिट या ब्लॉक करना एक ही बात होती है। ड्रग्स कैन इंटरप्ट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, मतलब कि ये रोकते हैं ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर होने को, किसके ट्रांसफर होने को, नर्व के इम्पल्स को या फिर नर्व के कंडेंसेशन के इम्पल्स को ये ड्रग्स रोकते हैं बेसिकली, या फिर ब्लॉक करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हो जो आपका मन करे। एट द स्केलेटन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब कि NMF, इसको NMF भी आप बोल सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, एक ही चीज को कई नामों से बुलाया जा सकता है, बट लेकिन अब हर एक चीज को मैं नहीं बता सकता, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार। इसको ही 36 तरीके से लोग समझा सकते हैं, बट आप हमेशा ध्यान रखना, आप सटीक पढ़िए। आपको फार्मेसी पास करनी है, एक्चुअल में आपको बहुत बड़ी या फिर कोई रिसर्च लेवल पर वर्क नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप पास करना चाहते हैं तो बहुत 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 आसान है। देखिए यहाँ पर मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन आपको पता है कि वो न्यूरॉन जो हमारे को किसी ना किसी वर्क में काम करते हैं, मतलब इसी मोटर न्यूरॉन की वजह से ही हम किसी भी काम को कर पाते हैं। वो क्या करता है, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है स्केलेटन मसल के साथ, जिससे क्या होता है कि स्केलेटन मसल में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम है निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर, जिसको कि बोलते हैं हम NM। ये निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर होता है, ठीक है ना। बेसिकली क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है, न्यूरोमस्कुलर या फिर आप बोल सकते हो ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। जब भी आपको मसल रिलैक्स करनी है तो आपको यही सब ड्रग्स की जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले है लॉन्ग एक्टिंग, सबसे पहले है नॉन डिपोलराइजेशन नॉन मस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर, ठीक है ना। आप ये न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन को ही ब्लॉक करते हैं, बेसिकली न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन को ही ब्लॉक करते हैं, न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन को ही ब्लॉक करते हैं। सबसे पहले है लॉन्ग एक्टिंग। देखो लॉन्ग एक्टिंग है, उसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग है, और इसके बाद शॉर्ट एक्टिंग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं लॉन्ग एक्टिंग जो कि लंबे समय तक असर दिखाएगा, इंटरमीडिएट जो कि लमसम असर दिखाएगा। लॉन्ग एक्टिंग हो सकता है कि 12 से 24 घंटे तक असर दिखाए। इंटरमीडिएट एक्टिंग होगा 7 से 8 घंटे तक असर दिखाएगा। शॉर्ट एक्टिंग होगा आपके 2 से 3 घंटे तक। इस टाइप से आप अपने हिसाब से थोड़ा सा देख सकते हैं। इसमें क्या है, ट्यूबिकुरेन, ठीक है ना, पेनक्यूरोनियम, डोक्साक्यूरोनियम, गैले गैलेनियम अमाइन ट्राई इथियोडाइड, ठीक है ना, ये इसका है। इंटरमीडिएट में आपका अटारक्यूरोनियम, वेकोरियम, ठीक है ना। शॉर्ट एक्टिंग में है आपका माई वेस यूरेनियम, ठीक है ना। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो बेसिकली देखो, अब मैं आपको इसके आगे एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा डिपोलाइजेशन में है सक्सिनाइल कोलिन और डीकेमिथोनियम, ठीक है ना। डायरेक्टली एक्टिंग में क्या है आपका डेंट्रोलिन सोडियम, ये डेंट्रोलिन सोडियम को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने सिंबल से दिखाया। और ये क्यूनिन क्यूनिन। अब देखो यार, इसके बाद ना मैंने आपको एक ड्रग सैंपल के अकॉर्डिंग समझाया, सैंपल में या फिर आप बोल सकते हो कि इन फार्माकोलॉजी में आपको ड्रग्स कैसे लिखने हैं। देखो यार, अब तक हम मेडकेम में क्या पढ़ते थे, मेडकेम में हम ये पढ़ते थे, हम स्ट्रक्चर बनाते थे, हम उसका MOA लिखते थे, हम उसकी सिंथेसिस लिखते थे, हम उसके मेडिसिनल यूजेस लिखते थे। ये हमारा मेडकेम में था। मेडकेम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और सिंथेसिस हो जाता था। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी की। देखो यार, ये सब चीजें वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताई हुई हैं,
देख सकते हो आप जाके, बट फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा बहुत समझाने का फर्ज है मेरा। फार्माकोलॉजी में हम क्या देखेंगे, देखो यार, हमें फार्माकोलॉजी में सबसे पहले, सॉरी यार ये मैंने, सबसे पहले जो हमें काम करना है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जो हमें क्लासिफिकेशन, क्योंकि आपसे क्लासिफिकेशन ही पूछा जाएगा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाओ तो उसे डाउनलोड करो और देखो, वहां पर AKTU के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। वहां पर आप देखो कि सबसे पहले आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, फिर आपसे उसी क्लासिफिकेशन में कोई भी एक स्पेसिफिक ड्रग दे दी जाएगी, उसका MOA पूछ लेंगे, उसी के यूजेस पूछे जाएंगे, हो सकता है कभी कभी काउंटर इंडिकेशन या इंडिकेशन पूछा जाए, बस। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एक बार मैं AKTU के सभी पेपर्स को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो हमारी आ जाएगी, या फिर आपको, आप सब्सक्राइब कर लेना, बस आप बेल आइकन दबा के रखना ताकि आपके पास तुरंत वो वीडियो पहुंच जाए, ठीक है ना। मैं एक बार डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, पूरे पेपर को मैं आपको बताऊंगा। फार्माकोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, देखो मैंने एक सैंपल के लिए एक ड्रग लिया है, ट्यूबरकुलिन, ठीक है, यही वाला ड्रग लिया है। अब एक बात बताओ, इसमें इतने सारे ड्रग्स हैं यार, इतने सारे ड्रग्स का क्या मैं अलग से MOA बताता रहूंगा तुम्हें, इतने सारे ड्रग्स, कम से कम 15-20 ड्रग्स हैं। इसके बाद आप एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स पढ़ोगे, एंटी हाइपरटेंसिव, बीटा ब्लॉकर, इतने सारे ड्रग्स हैं, मतलब 15-20 ड्रग के क्या मैं MOA पढ़ाता रहूंगा, नहीं भाई। जिस भी कैटेगरी का एक MOA पढ़ाऊंगा, सभी में एक ही MOA लिखना है। यूजेस ऑलमोस्टली सेम होंगे, कोई बहुत अलग यूजेस नहीं होंगे। जो जो भी मैं इस सैंपल में बताऊंगा, जो भी मैंने सैंपल ड्रग लिया है, वही चीज आपको किसी भी ड्रग में लिखनी है। सपोज आपसे क्वेश्चन ये आया कि क्लासिफिकेशन, डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एंड डिफाइन सक्सिनाइल कोलिन। अब सक्सिनाइल कोलिन, अब पैनिक मत करना कि यार हमें तो सक्सिनाइल कोलिन बताया नहीं गया है, मैंने ट्यूबिकुरेन बताया है ना, ट्यूबिकुरेन का ही नाम बदलो, ट्यूबिकुरेन के अंदर सक्सिनाइल कोलिन लिख दो, ठीक है ना, सक्सिनाइल कोलिन हेडिंग डालो और ट्यूबिकुरेन का ही अंदर का लिख दो, क्योंकि बेसिकली उसका MOA भी एक होगा, उसके यूजेस भी सेम होंगे, क्योंकि एक ही चीज में ड्रग काम आ रही है, ठीक है ना। हल्का बहुत मैनिपुलेशन कर सकते हो, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम मेडिसिनल यूजेस होंगे, सेम कॉन्ट्राइंडिकेशन होंगे, ठीक है ना। अब देखो ट्यूबिकुरेन में है, इट इज अ स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट। अब एक बार बताओ, यहाँ पर सक्सिनाइल कोलिन आता तो क्या लिखते भाई, कुछ अलग थोड़ी ना हो जाता, तब भी तो यही लिखते कि ये स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट के रूप में यूज होता है भाई। देखो आपके सोचने और समझने का तरीका है, फार्मेसी इतनी हार्ड नहीं है। अगर आप हर एक चीज को अलग अलग समझोगे ना, तो हार्ड लगेगी आपको चीजें, वरना इतनी हार्ड नहीं है जितना हार्ड आप सोचते हो। ये इसमें इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, इसमें क्यूकेरी एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ये क्यूकेरिन है ना, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्यूकेरी है। अब ये लिखना चाहो मत ना लिखना चाहो, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब MOA मैकेनिज्म देखते हैं। मैं हमेशा MOA को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, इस फॉर्म में, मतलब फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ताकि नंबर भी ज्यादा मिले और आपको लिखने में आसानी हो, पेज भी ज्यादा से ज्यादा भरें, क्योंकि बेसिकली आपको पास होना है, ठीक है ना। देखो ये क्या है, सेलेक्टिव कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट आपको पता है कि रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, वही एंटागोनिस्ट की स्टडी को हम फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं। सेलेक्टिव, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव मैंने पीछे बता रखी है। अगर आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री की वीडियोस देखी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री को मैंने मुश्किल से 10 से 12 वीडियोस में खत्म करा। अगर आपने उन्हें 2x पर भी देखा है ना, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव क्या होता है। कॉम्पिटेटिव फिर भी शॉर्टली बता देता हूँ, कॉम्पिटेटिव वो होता है जो कि डायरेक्टली अपने रिसेप्टर के साथ जाके यहाँ पर जुड़ जाता है, और नॉन कॉम्पिटेटिव वो होता है जो कि उस साइड को छोड़कर दूसरी बाइंडिंग साइड के साथ जुड़ता है यहाँ पर। अगर वो डायरेक्ट रिसेप्टर यहाँ पर बाइंड हो रहा है तो वो है कॉम्पिटेटिव, अगर वो अपनी दूसरी साइड से बाइंड हो रहा है और इधर आकर चिपक रहा है या फिर इधर आकर बाइंड हो रहा है तो वो है नॉन कॉम्पिटेटिव। तो मैंने इस छोटे उसमें बताया है। अब देखो इतना कुछ डिटेल नहीं बता सकता ऐसे, तो भाई ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, ना चाहते हुए भी लंबी हो रही है वीडियो। क्यों? क्योंकि भाई देखो इस सब चीजों के लिए आपको थोड़ा बहुत पुराना तो पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है ना। अब तुम ये बोलने लगो कि भाई हमें तो एक्टिव इंग्रेडिएंट की स्पेलिंग नहीं आती, तो अब इसमें मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ। ये सब चीजें तो 9th 10th 8th इन सब चीजों में सिखाई जाती है। अब तुम कहो कि मुझे तो एक्टिव की स्पेलिंग नहीं आती, तो ये सब एक्सक्यूजेज है, ठीक है ना। सेलेक्टिव कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट फॉर स्केलेटन मसल निकोटिनिक रिसेप्टर। अभी ऊपर मैंने बताया कि इसमें कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, निकोटिनिक मसल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये क्या करता है, ब्लॉक द Na, सोडियम आयन को ब्लॉक करता है, बाइंड करता है। डी ट्यूबोक्यूरेन इज कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिवली बाइंड करता है। कॉम्पिटेटिवली क्या बाइंड होता है भाई, देखो ये है कोई भी, ये रिसेप्टर है, ये यहाँ से बाइंड हो रहा है तो ये क्या क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉम्पिटेटिवली बाइंड। अगर ये रिसेप्टर यहाँ से इधर को बाइंड होता है, इधर वाली, तो ये नॉन कॉम्पिटेटिव होता। अब इतना ही मैं समझा सकता हूँ। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री वाली पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये क्या करता है, इट इंक्रीज साइनेप्टिक लेवल ऑफ, ये इंक्रीज करता है साइनेप्टिक लेवल को, किसमें, एसिटिल कोलिन के।
एज रिजल्ट अब इसकी ये इसने ठीक है इंक्रीज कर दिया, ACH ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया साइनेप्टिक लेवल को। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसमें एज रिजल्ट फेवरेबल फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी रिप्लेस्ड इस क्लिनिकल यूज। अब इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी क्लिनिकल यूजेस में, मतलब कि अब ये यूजेस हमें मतलब प्रोवाइड करेगा, अब ये क्लिनिकली यूज होगा। क्या ड्रग ही तो है। अब इसका इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन में बेसिकली देख लो कि इंडिकेशन का मतलब होता है, सीधा सीधा हिंदी में बता देता हूँ, कि हम इस ड्रग को किसके साथ ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम किसके साथ ले सकते हैं, स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट। आपको पता है भाई ये स्केलेटन मसल का ही तो कंपाउंड एक ड्रग है, तो आप इसको इसके साथ यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। कब ले सकते हैं हम, अगर आपके स्केलेटन मसल रिलैक्स करनी है, ड्यूरिंग सर्जरी करनी है या फिर जनरल एनेस्थीसिया में, तो आप ले सकते हो। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन का जिसके साथ बिल्कुल भी इस ड्रग को नहीं ले सकते। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब इस साइन से समझो, इंडिकेशन इंडिकेशन मतलब राइट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं ले सकते कि इसमें हाइपर सेंसिटिविटी, अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है तो प्लीज इस ड्रग को मत लेना। प्रेगनेंसी में लेडीज नहीं ले सकती, हर डिसीज में ये ड्रग नहीं दी जा सकती, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट एनी डॉक्टर की देख रेख में ही ये सब कुछ होता है। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, हाइपोटेंशन हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, फ्लैशिंग होता है टेम्परेरी स्किन रेडनेस। आपने देखा भी होगा किसी किसी के मुंह पर हल्की हल्की सी लाल लाल सी आपको लगता है कि रेडनेस हो गई है, उसको फ्लशिंग बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि टेम्परेरी कुछ समय के लिए स्किन पर रेडनेस हो जाती है। इंक्रीज सिक्रेशन आई सिक्रेशन, जो भी आपके आंसू होते हैं उनका, या फिर जो भी आपका आईज फ्लूइड होता है वो इंक्रीज हो जाता है थोड़ा सा। इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है इसका साइड इफेक्ट। उसके बाद इसका फार्माकोकाइनेटिक देखो, देखो यार जितनी भी मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है ना, आप हर एक ड्रग में लिख सकते हो, इससे एक टीचर के ऊपर एक गुड इंप्रेशन पड़ेगा, एक आपके आप सोचोगे ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए क्रिएट हो जाएगा टीचर के दिल में, ठीक है ना, कि उसे लगेगा कि हाँ भाई बच्चे को काफी नॉलेज है। इसका फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि इस ड्रग को आप आईवी इंट्रावीनस के थ्रू ऑनसेट एक्शन, इसका अगर आप आईवी के थ्रू लेते हो तो इसका ऑनसेट एक्शन आएगा 15 सेकंड के अंदर। पीक कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी, 2 से 3 मिनट इसकी पीक मतलब ये होता है कि इसकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन क्या होती है। प्लाज्मा हाफ लाइफ आपको पता है टी हाफ से शो करते हैं, इसकी प्लाज्मा हाइफ 1 to 3 आवर होगी। किसी भी ड्रग को ले लो यार, एंड मसल रिलैक्सेंट में किसी भी ड्रग की प्लाज्मा लाइफ है 1 to 3 आवर, आप बेझिझक लिख सकते हो। पीक कंसंट्रेशन 2 से 3 मिनट बेझिझक लिख सकते हो। फार्माकोकाइनेटिक में यही सब कुछ बेझिझक, कोई क्रॉस चेक नहीं करता, कोई कुछ नहीं है, बस टीचर को वहां पर लिखा हुआ चाहिए होता है। और ये सब कुछ आपको मैंने एक अच्छी खासी बुक से उठाकर लिखा है, मैंने अपने पास से गूगल से कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक में क्या आता है कि क्रॉस प्लेसेंटा, ये क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, ठीक है ना। आप थोड़ा, और ये एक्सक्रीट आउट कहां से कर जाती है, यूरिन से एक्सक्रीट आउट कर जाती है। डोसेज क्या होती है, एडल्ट में ये आईवी के थ्रू 0.4 से 0.5 mg पर केजी वेट के हिसाब से दी जाती है। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर मैंने जितनी भी हेडिंग दिखाने की कोशिश करी है, प्लीज अगर कोई भी आपके पास, सपोज इसकी जगह आपके पास एक ड्रग आया एस्पिरिन, कि आपको एस्पिरिन के डिफाइन करना है पूरा कंप्लीट, तो प्लीज आप एस्पिरिन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हेडिंग लगाएंगे, इंडिकेशन की हेडिंग लगाएंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की हेडिंग लगाएंगे, साइड इफेक्ट लगाएंगे, फार्माकोकाइनेटिक लगाएंगे और डोसेज लगाएंगे, और इससे आगे भी कुछ बताऊंगा तो वो भी लगाएंगे। क्यों, ताकि टीचर को पता चले कि हाँ आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं लोकल एनेस्थीसिया। अब आपको पता है कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है। लोकल एनेस्थीसिया आर द ड्रग विच लॉस ऑफ सेंसरी, मतलब यहाँ पर लॉस हो जाता है आपका सेंसेशन का, एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पेन, मतलब पेन भी आपको पता नहीं चलता इन पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पर। ये जो लोकल एक्शन होता है, ये सपोज ये बॉडी है, ये मैंने बॉडी बेकार सी बॉडी बनने की कोशिश करी है, और ये आपका हाथ है, और आपके इस हाथ में लग गया है भाई कांटा, या फिर आप मान सकते हो इस हाथ में आपको कुछ भी चीज चुभ गई है, या सेप्टिक आपको कोज हो गया है, तो आपको क्या करना है, उसको उस कांटे को निकालने के लिए डॉक्टर आपको इंजेक्शन के थ्रू देगा आपको लोकल एनेस्थीसिया। जितने भी ड्रग अभी इसमें हम पढ़ेंगे ना, उनमें से कोई सा एक ड्रग आपको दिया जाएगा जिसका नाम है लोकल एनेस्थीसिया। वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर उस उंगली पर ही सुन्न करेगा आपको, जैसे बोलते हैं ना सुन्न कर देना, बस वहीं पर ही करेगा, पूरी बॉडी को नहीं। और जनरल एनेस्थीसिया में क्या होगा कि अगर आपको एक बार जनरल एनेस्थीसिया दे दिया गया तो आप कंप्लीटली सो जाओगे, फिर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया पर कोज नहीं करेगा वो, फिर आप कंप्लीटली सो जाओगे। यहाँ पर क्या होता है पर्टिकुलर एरिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रखना, पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी, बॉडी के पर्टिकुलर एरिया पर ही ये वर्क करता है, ठीक है ना। टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन, कुछ समय के लिए, कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए आपकी लॉस हो जाती है सेंसेशन और पेन, जो भी आपको पेन हो रहा है। अब ये क्लासिफिकेशन किस टाइप से होता है, देखो भाई क्लासिफिकेशन के तरीके कितने हैं। एक है इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल मतलब जो आप इंजेक्शन से भर के दे सकते हैं, जिसमें कि लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन। अब भाई आपको पता है जिसकी पोटेंशियल लो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि 2 से 3 घंटे बस, मुश्किल से मुश्किल। अब छोटा मोटा किसी की उंगली पुंगली में कुछ लग गया है,
चोट वोट लगी है तो शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा दोगे आप, कौन सा लोकल एनेस्थीसिया दोगे आप, प्रोकेन दे सकते हो और आप क्लोरोप्रोकेन दे सकते हो, इन दोनों में से आप कोई सा भी दे सकते हो जो भी आपका मन करे, ठीक है ना। उसके बाद इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब कि कम से कम 5 से 6 घंटे तो इसका असर रहेगा, इंटरमीडिएट 5 से 6 आवर के लिए बोला जाएगा। इंटरमीडिएट में कौन होगा, लीडोकेन होगा और प्रीलोकेन होगा। उसके बाद हाइपोटेंसी, हाइपोटेंसी मतलब कि कम से भी कम हो सकता है भाई इंसान 8 से 12 आवर के लिए सो जाए, उसमें हाइपोटेंसी में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा। लॉन्ग ड्यूरेशन में कौन सा, टेट्राकेन आएगा, ब्यूविविकेन आएगा, डिबुकेन आएगा और रोपिविकेन आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सरफेस एनेस्थीसिया, मतलब कि ये कोई भी आपकी हाथ की सरफेस है यहाँ पर दिया जाएगा, उसमें सोल्यूबल होता है और एक इनसोल्यूबल होता है। सोल्यूबल में फिर से लिडोकेन आएगा, लिडोकेन कहाँ पर है, यहाँ पर भी आपका लिडोकेन है। कोकेन है, कोकेन क्या होता है, कोकेन आपने वो नहीं सुना, ड्रग्स नहीं सुने, एक तरीके से वो भी तो आपको सुन्न करने का काम करते हैं, कोकेन वही वाला है ये है टेट्राकेन। इसके बाद है इनसोल्यूबल में बेंजोकेन और ऑक्सीजेन, ऑक्सीथिजेन, ठीक है ना। बहुत कुछ नहीं है, आप याद करो, मैंने खुद से ऐसे लिखने की कोशिश की है ताकि देखो इसमें मैंने जो जनरल एग्जांपल लिया है वो लिया है प्रोकेन का। अगर इसकी जगह आपसे कोई स्पेसिफिक ड्रग पूछ लेता है, इसकी सपोज आपसे पूछा कि क्लासिफिकेशन डिफाइन गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया एंड डिस्कस द लीडोकेन ड्रग, अब आपको क्या करना है, अब आपको पागलपंती नहीं करनी कि लीडोकेन तो हमें बताया नहीं गया, भाई इस प्रोकेन को काटो और यहाँ पर लिखो लीडो, बस इतना करना है आपको। और जहां पर भी प्रोकेन प्रोकेन वर्ड आ रहा है वहां पर लिडोकेन करो। ये क्या है, लिडोकेन भी एक एनालॉग है कोकेन का और प्रोकेन भी, सब कोकेन के ही एनालॉग हैं। इट इज द लोकल एनेस्थीसिया। अब आपको पता है कि लोकल पढ़ रहे हो तो यार इतना एक दो लाइन तो आप लिख ही सकते हो कि लोकल एनेस्थीसिया ऑफ एस्टर टाइप, क्या होता है, एस्टर टाइप का है। इट इज अ स्लो ऑनसेट, अब ये क्या करता है, स्लो धीरे धीरे वर्क करता है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए। एमओए क्या है, देखो कंप्लीटली सभी का एमओए सेम होता है, इनहिबिट सोडियम इन्फ्लक्स। आपको पता है हमारी बॉडी में कुछ भी होता है तो वहां पर सोडियम इन्फ्लक्स के थ्रू होता है, यहाँ पर Na जो सोडियम पार्टिकल होते हैं वो अंदर जाते हैं, पोटेशियम बाहर निकलता है, इस टाइप से होता है। सोडियम इन्फ्लक्स थ्रू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बी अराइज इन सिंगल कंडेंसेशन। उसके बाद क्या होता है, प्रोकेन स्लो द, यहाँ पर प्रोकेन है ना, यहाँ पर लिडोकेन लिख दोगे, लिडोकेन पूछा गया तो लिडोकेन शो द बाइंड ऑफ फंक्शन ऑफ एन मिथाइल डी एस्पार्टेट NMDA रिसेप्टर। उसके बाद क्या होता है, एज वेल एज, अब क्या होगा उसके बाद, निकोटेनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंड सीरोटोनिन रिसेप्टर आयन आयन चैनल कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। और जब वहां पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा तो इसका मतलब जहां जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया उसके बाद आप शून्य हो जाएंगे, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। अब इसका फार्माकोकाइनेटिक देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक में क्या है, इट इज द मेटाबॉल, देखो काइनेटिक में आपको क्या बताना होता है कि ड्रग मेटाबोलाइज कहाँ हो रहा है, तो हमारे जो जितने भी लोकल एनेस्थीसिया हैं वो कहाँ पर मेटाबोलाइज हो रहे हैं, इन द प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में मेटाबोलाइज हो रहे हैं बाय द एंजाइम स्यूडोकोलिस्टेरेज की प्रेजेंस में थ्रो हाइड्रोलिसिस टू इनटू पावा। पावा क्या है, पैरामिनो बेंजोइक एसिड, ध्यान रखना आगे भी बहुत काम आएगा पावा, विच इज एक्सक्रीट आउट। एक्सक्रीट आउट कहां से कर रही है हमारी ड्रग, बाय द किडनी इनटू यूरिन, यूरिन के थ्रू, किडनी के द्वारा हमारी ड्रग एक्सक्रीट आउट बॉडी से बाहर निकल जाती है। अब क्या है साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं भाई, देखो इट कोज वेटिंग ऑफ द स्किन, आपकी स्किन पर गीला गीला सा महसूस हो सकता है, ड्राइनेस हो सकती है, आपको ड्राइनेस हो सकती है ना। उसके बाद क्रैकिंग ऑफ स्किन, आपकी स्किन में कुछ कुछ क्रैक्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी फट जाना, बेसिकली स्किन फट जाना। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब क्या होता है, त्वचा पर सूजन, मतलब एक तरीके से स्किन पर जो सूजन क्रिएट हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शन आप जानते ही हैं कि रेडनेस, ईचिंगनेस, ये सब आपके एलर्जिक रिएक्शंस में आती हैं। बेसिकली यूजेस क्या है, इट मेनली इट, अब देखो जितने भी लोकल एनेस्थीसिया उन सबके यूजेस सेम ही रहेंगे। इट इज मेनली यूज्ड पेरिफेरल नर्वस ब्लॉक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये ब्लॉक करता है, एंड स्पाइनल ब्लॉक, और ये पीछे स्पाइन की आपकी जितने भी पीछे स्पाइनल कोड होती है उसको भी ब्लॉक करता है। इंजेक्टेबल इनटू सब आर्केनॉइड स्पेस, मतलब अगर आपको स्पाइनल को ब्लॉक करना है तो आपको इंजेक्ट करना होगा लोकल एनेस्थीसिया भरकर, किसमें, सब आर्केनॉइड स्पेस, जो आपके पीछे जो कैविटी होती है ना, स्पाइनल में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं सब आर्केनॉइड स्पेस। इट इज यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक प्राइमली इन ओरल सर्जरी। जब भी आपके ओरल, ओरल मतलब समझते हो डेंटल, जब आप डेंटल के पास जाते हो तो ओरल हाइजीन की बात करते हैं ना, जब भी आपकी डेंटल सर्जरी होती है, जो आपके दांत मसूड़ों में जो सुन्न करने के लिए लगाया जाता है वो बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया होता है। ब्रांड का नाम आप नोवेसिन ब्रांड का नाम देना चाहो तो दे सकते हो, वरना तो कोई बात नहीं। इसके बाद आपको प्रिकॉशन एंड इंटरेक्शन, अब देखो प्रिकॉशन आपको क्या क्या लेनी है, इंटरेक्शन, प्रिकॉशन में बिफोर इंजेक्ट द लोकल एनेस्थीसिया, अब जब भी आपने पहले इंजेक्ट किया है लोकल एनेस्थीसिया तो ध्यान रखें एस्पार्टेट लाइटली टू अवॉइड आईवी इंजेक्शन, एस्पार्टेट को अवॉइड करेंगे आप, आईवी इंजेक्शन के थ्रू तो कतई नहीं देंगे। उसके बाद है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल आपको पता है कि बीटा ब्लॉकर हार्ट डिसीज की एक ड्रग है,
मे रिड्यूस मेटाबॉलिज्म ऑफ लिडोकेन। अगर आपने प्रोपेनॉल पहले से किसी मरीज ने ले रखी है तो उसके बाद लिडोकेन का जो मेटाबॉलिज्म है वो उसको रिड्यूस कर देगी, ठीक है ना। और अदर एमाइड, जितने भी अदर एमाइड है उनको भी ये रिड्यूस कर देगी। आपने कुछ और भी दिया। उसके बाद लोकल एनेस्थेटिक रिड्यूसिंग हेपेटिक ब्लड फ्लो। आपके जो लोकल एनेस्थीसिया है ना वो रिड्यूस करते हैं क्या, हिपैटिक के मतलब लीवर के ब्लड फ्लो को। उसके बाद इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या क्या आएगा, ये सीएनएस सिस्टम पर वर्क करेगा। क्या करेगा, लोकल एनेस्थीसिया स्टिमुलेट एट सीएनएस कोज यूफोरिया और ट्रीमोर्स। स्टिमुलेट करेगा सीएनएस को, कोज क्या करेगा, यूफोरिया। यूफोरिया मतलब होता है उत्साह पैदा करना। आपके सीएनएस से सीएनएस क्या करेगा, अगर आपने लोकल एनेस्थीसिया स्टिमुलेट हो गया है आपके अंदर तो आपका एकदम से उत्साह पैदा करेगा। और ट्रीमोर में तो झटके से लगेंगे और उसके बाद आप धीरे धीरे सुन होते चले जाएंगे। सेंसेशन, सेंसेशन में क्या होगा, ब्लॉक सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। यहाँ पर क्या होगा, सेंसेशन में आपकी ब्लॉक हो जाएगी सेंसेशन बेसिकली अगर जब आपने लोकल एनेस्थीसिया ले लिया है। स्मूथ मसल, लोकल एनेस्थीसिया जो है स्मूथ मसल पर वर्क करेगा, क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, रिलैक्स इफेक्ट देगा आपकी कौन सी, एसएम मतलब स्मूथ मसल पर। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट डालेगा, ये जो लोकल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेगा वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन मतलब कि डायलेट कर देगा वेसिकल्स को एंड हाइपोटेंशन कोज करेगा। हाइपोटेंशन समझ गए ना आप, ठीक है। उसके बाद आता है ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। देखो यार, अब ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं ये अलग से नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है ये 2 नंबर में, हो सकता है शॉर्ट में। माइस्थेनिया ग्रेविस इज द कंडीशन वेयर मसल इजीली टायर्ड एंड वीक। अब इस माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं वो एकदम अचानक से थक जाती हैं और वीक कमजोर पड़ जाती हैं। इट इज ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट। ये किसकी वजह से होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। देयर इज द टिनी गैप बिटवीन। इसमें क्या होता है, हमारा एक छोटा सा टिनी गैप आ जाता है बिटवीन द एंड ऑफ नर्व एंड सरफेस द मसल, मतलब नर्व और मसल के सरफेस के बीच में। इस गैप को क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर मैंने मसल दिखाने की कोशिश करी है, ये नर्व्स हैं, ये ऐसे ऐसे करके फैल रही हैं, ये नर्व एंडिंग है, ठीक है ना। ये जो जो आप नर्व देखते हो ना, ये इस गैंग्लियन वाली नर्व, ये नर्व की एंडिंग है। अब मैंने यहाँ पर क्या दिखाने की, ये नर्व है, यहाँ पर मैंने क्या दिखाने की, देखो ये है नर्व एंडिंग, यहाँ पर बीच में है गैप, ये इसी टाइप वाला है जो हम इस टाइप का दिखाते हैं ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पर एंटीबॉडीज, अब ये क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए कि माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसीज है कि अपनी ही एंटीबॉडीज को मारने लगता है, ठीक है ना। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होकर यहाँ पर मारने लगता है। ये एसीएच एसिटिल कोलिन रिलीज नर्व एंडिंग, एसीएच रिलीज होता है नर्व की एंडिंग से, ठीक है ना। आप इस तरीके का डायग्राम बना सकते हो। आपको लिख के दे रहा हूँ, 7 में से 7 नंबर मिलेंगे अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है। इतने अच्छे से कोई नहीं समझाता यार। माइस्थेनिया ग्रेविस इज द ऑटो इम्यून डिसीज। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया ना, ये ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज मतलब ऑटो मतलब खुद, इम्यून मतलब खुद का ही इम्यून सिस्टम खुद के खिलाफ वर्क करने लग जाता है। मतलब जो चीज आपको फायदा पहुंचानी चाहिए वही चीज आपको नुकसान पहुंचाती है। आपकी बॉडी की जो एंटीबॉडीज हैं वो आपकी रक्षा के लिए उत्तरदायित्व का काम करती है। मतलब वही उत्तरदायित्व है आपके आपकी बॉडी के लिए कि आपको कुछ नहीं होने देंगी। बट इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, वो आपको खुद ही हानिकारक प्रभाव देती हैं, खुद ही अपनी मतलब अपनी जितनी भी सेल्स हैं उनको किल करने लगती हैं, मारने लगती हैं। अफेक्ट अबाउट इससे पता है 1 से लेकर 10,000 पॉपुलेशन तक अफेक्ट है। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी डायरेक्टली थ्रू निकोटिनिक रिसेप्टर। ये क्या करती है, निकोटिनिक रिसेप्टर पर डायरेक्टली एंटीबॉडी जो ऊपर बात हुई है वो अटैच होती हैं, डेवलप करती हैं। ड्रग कौन कौन से यूज हो सकते हैं माइस्थेनिया, देखो यार ज्यादा ड्रग याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बहुत कम ही ड्रग्स हैं। एंटीकोलिनिक एंटीकोलिनिक स्टेरेज इनहिबिटर मेडिसिन, इसमें सबसे जो फेमस है वो है पाइरिडोस्टिगमिन, ठीक है ना। पाइरिडोस्टिगमिन है, ये क्या करती है, दीज मेडिसिन डिले द ब्रेक डाउन ऑफ एसीएच। अब आपको पता है जितना लेट एसीएच का ब्रेक डाउन होगा, जितना लेट एसीएच टूटेगा, उतना ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो हमारा ऊपर जो गैप फाउंड हुआ था उसमें उतना ही देर से हमें बाहरी बॉडी को पता लगेगा कि हाँ कुछ अंदर दिक्कत है। स्टेरॉयडल मेडिसिन इस माइस्थेनिया ग्रेविस में दी जाती हैं। अब कौन कौन सी स्टेरॉयडल मेडिसिन है, तो फिलहाल तो एक ही नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, एजोथियाप्रिन। एजोथियाप्रिन नाम की स्टेरॉयडल मेडिसिन दी जाती है। ये क्या करती है, सब इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट बेसिकली, सॉरी स्टेरॉयडल मेडिसिन तो और भी बहुत सारी होती है, डेक्सोना वैक्सोना ये सब। ये जो है ना इम्यूनोसप्रेसेंट, ये वाली जो है ना मैंने थोड़े ऊपर लिख दिया यार गलती से, ठीक है ना। एजोथियाप्रिन जो है वो क्या करती है, सप्रेस करती है इम्यून सिस्टम को हमारे। अदर में क्या आता है, एमिनोग्लिसराइड्स। अब ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा आपको पता है ये आंख है, आंख के ऊपर ये मोतियाबिंद सा हो जाना है, इसको ग्लूकोमा बोलते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोमा इज द डिसीज दैट डैमेज द आई ऑप्टिक नर्व। इसमें क्या होता है, ग्लूकोमा डिसीज में ऑप्टिक नर्व जो है तुम्हारी वो बेसिकली डैमेज हो जाती है। फ्लूइड बिल्ड्स इन द फ्रंट पार्ट ऑफ आई
एक्स्ट्रा फ्लूइड इंक्रीज, मतलब बहुत ज्यादा फ्लूइड आंख में से इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर ऑफ इन द आई, डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व। बेसिकली क्या होता है ऑप्टिक नर्व, कल को कोई पूछ ले कि ग्लूकोमा क्या होता है, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। ध्यान रखना है टू टाइप का होता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। कोई पूछने वाला है नहीं, फिर भी मैंने जस्ट नॉलेज दे दिया है कि प्राइमरी में क्या होता है, मोस्ट कॉमन है, सबको होता है, यही वाला ग्लूकोमा अधिकतर लोगों को मिलेगा, तो मैं मोस्ट कॉमन है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। डैमेज ऑप्टिक नर्व, इसमें क्या होता है, डैमेज होती है ऑप्टिक नर्व, कोज नो विजन, इसमें दिखना ही बंद हो जाता है। एंगल क्लोजर में ब्लॉकिंग द ड्रेनेज एंगल एक्यूट, इसको एक्यूट अटैक बोलते हैं, बेसिकली इसमें ब्लॉक हो जाती है ड्रेनेज एंगल, ठीक है ना। ड्रग कौन कौन सी हो सकती है, देखो भैया, एट्रोपिन है, स्कोपोलामीन है, ट्रोपिकेमाइड है, आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, इसको बीआर भी लिख सकते हो तुम चाहो तो शॉर्ट में, ग्लाइको पायरोलेट है। एट्रोपिन मैंने थोड़ा सा इसे ब्रीफ कर दिया, वैसे कोई जरूरत नहीं है, ये 5 ड्रग ही यूज होती हैं बेसिकली, किसमें होती है, ग्लूकोमा में। बस ये पूछा जाएगा, अगर तुमसे पूछा भी जाएगा तो हो सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि गिव द ड्रग नेम ऑफ यूजेस ऑफ ग्लूकोमा, कौन कौन सी ड्रग यूज होती है ग्लूकोमा में। अब एट्रोपिन क्या है, नेचुरली एक्टिंग बेलाडोना, आपको तुम्हें पता है बेलाडोना एल्कलॉइड है, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, प्लांट से, प्लांट का नाम क्या है, एट्रोपिन बेलाडोना, ठीक है ना, आपको पता है। स्कोपोलामीन ये भी एक बेलाडोना का डेरिवेटिव है, क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर तक को, ठीक है ना। आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा, पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे इसके बाद ही डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रेटर फार्मा को फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।